नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप स्टोरी सोना चांदी है, जहां पर आज फिर से ऑल टाइम हाईज हमने दोनों ही कमोडिटीज में बनते हुए देखे हैं। सोना $4500 के बहुत करीब और चांदी ऑलमोस्ट $70 प्रति आउंस पे है। और भारतीय बाजारों की बात की जाए तो दोनों में ही रिकॉर्ड हाईज पर कारोबार। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर भी यहां पर बढ़त देखने को मिली है और $62 के आसपास अब यहां पर ब्रेंट है। इजराइल ईरान की चिंता है, वेनेजुएला और यूएस में जिस तरह से यूएस की स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आई हैं, उसका भी एक प्रीमियम हमने प्राइसेस में बनता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, वामन हरिपेठे के आशीष पेठे एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष जी नमस्कार, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह से हमने वॉलेटाइल साल देखा है, सोने में लगातार बढ़त आते हुए देखी है, सबसे पहले तो आपका सोने को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है? जिस तरह के टारगेट्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोने ने उसको क्रॉस किया है, नए हाईज भी बनाए हैं। अगले साल के लिए $5000 प्रति आउंस की बात अब यहाँ पर हो रही है। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है सोना? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हम पिछले साल में हर बार जो टारगेट दे रहे हैं, पहले तो मेल एक्सप्रेस में जाता था, फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, अभी बुलेट ट्रेन में सब टारगेट जी। अचीव होते जा रहे हैं। जो हमने सोचा था कि मार्च तक टारगेट्स आएंगे, वो ऑलरेडी 20-22 दिसंबर तक ऑलरेडी आ गए। और वी आर ऑन द कस्प ऑफ रीचिंग $5000 बहुत जल्दी। तो ये टारगेट्स तो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, लेकिन 4500 एक इम्पोर्टेंट टारगेट था गोल्ड के लिए, और उसके लगभग आज छू ही लिया है उसने। तो मुझे लगता है एक बार 4650 तक ये उछाल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज होके डेफिनेटली आने वाले समय में $5000 तक सोना जा सकता है। और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर लगभग $70 है, तो एक बार 72 तक जाके स्टेबलाइज होके 75 आगे जाने की आशंका है। आशीष जी, 1,38,000 का भाव यहाँ पर अब भारतीय बाजारों में बनता हुआ नजर आया है। खरीदारी है इन स्तरों पर? और दिसंबर का महीना अब तक आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और लगातार नए नए हाईज? जब सोना 1 लाख तक पहुंच गया था, तो लोगों के मन में एक डर सा आ गया था कि अरे बाप रे, सोना ₹1,00,000 के ऊपर हो गया है, 2 डिजिट से 3 डिजिट में गया है, क्या होगा। लेकिन जब से 1,10,000 के प्राइस के ऊपर सोना गया है, तो लोगों के मन में एक धारणा हो गई कि ये सोना अब रुकने वाला नहीं है, ये सोना ऊपर जाने वाला है, एंड इट्स अ गुड बाय। तो आजकल जो कस्टमर काउंटर पे आते हैं, वो सोने का भाव पूछते भी नहीं है, जो भी भाव उसमें खरीद लेते हैं, विल पेयर देयर परचेजेस अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन डेफिनेटली 1,30,135 सोना आने के बाद थोड़ा कस्टमर स्लो हुआ है। दिसंबर हैज बीन डिसेंट, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एनीवेज, हर साल लास्ट 15 दिन दिसंबर के थोड़े स्लो जाते हैं आजकल, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो लास्ट 15 डेज ऑलवेज स्लो रहते हैं, बट दिसंबर हैज बीन डिसेंट। स्लो लेकिन डिसेंट। आशीष जी, पिछले साल से अगर ये वाला साल कंपेयर करें, और क्योंकि प्राइसेस में 70-72% की तेजी अब देखने को मिल चुकी है, वॉल्यूम वाइज किस तरह का कंसर्न है या किस तरह का डिप है? वॉल्यूम वाइज डिफ तो डेफिनेटली अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। छोटे ज्वेलर्स को शायद थोड़ा ज़्यादा है, और जो बड़े ज्वेलर्स है जिनका स्प्रेड अच्छा खासा है, उनका वो डिप थोड़ा म्यूटेड होगा। लेकिन अगर पूरा इंडस्ट्री का एवरेज लेंगे तो लगभग 20 से 25% के बीच में कहीं भी एवरेज वॉल्यूम डिप हमें देखने को मिलता है। हालांकि प्राइस 70% ऊपर गया, लेकिन वॉल्यूम उतना डिप नहीं हुआ है। तो ये शो करता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस सोने में, ज्वेलरी में अच्छा खासा है। हालाँकि जो स्प्लिट होता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड ज्वेलरी डिमांड, उसमें थोड़ा स्क्यू इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ हमने लास्ट 2-3 महीने में देखा है। जब से ये स्पाइक आया है, तो लोग ज़्यादा करके थोड़ा-थोड़ा बुलियन खरीद के रख रहे हैं, या तो इन्वेस्टमेंट, या तो आगे चल के जब ज्वेलरी करना है। तो अभी 1,25,000 के भाव है, तो थोड़ा सोना लेके रखते हैं, आगे 1,50,000 में लेने से अच्छा है 1,25,000 में ले लो। तो इसी हिसाब से थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड भी कंसिस्टेंटली चालू है। तो वॉल्यूम आप कहेंगे 20% की गिरावट एक्सपेक्टेड है या ज्यादा? यस, 20 से 25, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर।
लगातार ये बातें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं कि हॉलमार्किंग का यहाँ पर दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार की रिपोर्ट उस लिहाज में यहाँ पर है। एज ऑफ नाउ जिस तरह से हॉलमार्किंग हमने आते हुए देखी है, ज्वेलरी सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट मिला है। चांदी की बात लगातार यहाँ पर BIS कर ही रहा है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की अब प्राइसेज हैं, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी यहाँ पर मार्केट में और लानी होगी और शायद BIS उस तरफ काम करेगा। यस, 2021 में जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग आया था, तब बहुत सारे असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि किस लिहाज से उसका रोल आउट होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। लेकिन वो स्मूथली ये 3-4 साल का जो पीरियड था, वो स्मूथली पास हो गया है। आज अगर देखेंगे तो पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 90 टू 95% ज्वेलरी हॉलमार्क होके जा रही है, क्योंकि मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो 7-8 हब्स में होता है, वहाँ पे अच्छा खासा डेंसिटी हॉलमार्किंग सेंटर्स का है। और मैंडेटरी हॉलमार्किंग आने से पूरा का पूरा माल हॉलमार्क करके ही आ रहा है, क्योंकि हॉलमार्किंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल से ही शुरू है। लेकिन आगे चल के बुलियन हॉलमार्किंग होने वाला है। ये HOID ट्रांसफर की बात BIS कर रहा है, उसके ट्रायल्स करने की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी ट्रिकी है और उसको वी हैव टू मैनेज इट विथ किड ग्लव्स, क्योंकि अगर प्रोसेस ये सही तरीके से नहीं हुआ तो डिसरप्शन हो सकता है। क्योंकि आज HOID ट्रांसफर के लिए सिर्फ कई कॉर्पोरेट्स ने मान्यता दी है, वो करना चाहते हैं। लेकिन जब तक पूरा वैल्यू चेन HOID ट्रांसफर नहीं करेगा, तब तक उसका कितना वैलिडिटी होगा मुझे मालूम नहीं। दूसरा, बुलियन हॉलमार्किंग के बारे में भी बात हो रही थी, कंपल्सरी, लेकिन वो मेरे हिसाब से फेज मैनर में होगा। लेकिन एक नया प्रावधान आया था कि जो कॉइन्स है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड मिंट्स या रिफाइनरी ही उसको हॉलमार्किंग सकती है। इंडिविजुअल ज्वेलर्स हैं, भले कॉर्पोरेट हो, छोटा ज्वेलर्स हो, वो अपने अंडर हिज ओन लाइसेंस वो हॉलमार्क है। उसमें मुझे लगता है सरकार को एक बार सोचना चाहिए। उसके लिए 2 चीज़ें हैं कि जैसे प्राइस बढ़ रही है, वैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, और जो वैल्यू है कस्टमर इन्वेस्ट करता है, उसकी अमाउंट बढ़ रही है, तो उसको फोकस करना ज़रूरी है। और वहाँ पे कॉइन्स या बार ज़्यादा बिकते हैं, तो उसको कस्टमर प्रोटेक्शन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है और हॉल मार्किंग पर यहाँ पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आशीष जी हमें कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अमाउंट यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, कस्टमर प्रोडक्शन देखनी होगी, और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर कॉइन्स, रजिस्टर्ड मिंट्स, काफ़ी कुछ यहाँ पर है जो शायद 2026 हमारे लिए नया लेकर आएगा, गिवन द फैक्ट कि भावों में इतनी ज़्यादा तेज़ी हम देख चुके हैं। किशोर, आपको क्या लगता है, कैसे जा रहे हैं अब सोने चांदी के प्राइसेस? करंट ईयर कहाँ खत्म होगा, अगला साल कैसा नजर आता है? क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, जो भी लेवल्स लोगों ने दिए हैं, गोल्ड सिल्वर दोनों ने उसे ओवरशूट किया है। इस रात की सुबह नहीं है ऐसे। आई थिंक इस रैली का एंड नहीं समझ में आ रहा है। सो आई किशोर, थिंक एक बार जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो वो कैसी आएगी? क्या शुड पीपल बी स्कैर्ड अबाउट दैट? no, I think, see, when people are scared is that when the profits are small. When profits are huge, the margins are huge, then your scare खत्म हो जाता है एक्चुअली। बिकॉज आपका फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है, वहां से 10% गिरता है तो आपको पेन नहीं होता है, बट आपका 10% ही प्रॉफिट है, उसमें से 2% निकल जाता है तो आपको पेन हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज एक्चुअली प्लेइंग हियर। द साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी में क्या है कि बिकॉज रैपिड तेजी आया है, सो नाउ दे आर सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। अगर 15-20% नीचे आता है तो भी जो पुराना इन्वेस्टर्स है, दे आर नॉट इवन मतलब शेकिंग। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ईयर सिंस 1979, आई थिंक, एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, आई थिंक। दो हम लोग सब तेजी में थे, एंड आई थिंक इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर in one of the gold conferences, you and me were there, and where people were like 3600 3700 में टॉप का बोल रहे थे। I think I was pledging 4500 4600 तो होना चाहिए, and people were not really accepting the fact. The problem with analysts is कि आप छोटे छोटे टारगेट देते हैं, जब भी आपको अगर लॉन्ग टर्म कन्विक्शन रहेगा तो भी होता क्या है, बिलीवेबल रहता है, बट जैसा भी वो टारगेट आएगा, इमीडिएटली इधर द कस्टमर्स और द इन्वेस्टर विल कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चंस। अब क्या है, अभी तो खत्म हो गया ना,
So actually, when you actually have this thing, this is a once in a lifetime, once in maybe generations kind of an opportunity which we have. सो जब भी मैं बोलता हूँ कि ये रैली अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मेनी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ घाना, सेंट्रल बैंक ऑफ पोलैंड, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप अक्रॉस द वर्ल्ड। मेनी सेंट्रल बैंक्स अभी एक एक दो टन ले रहे हैं। छोटे छोटे अफ्रीकन सेंट्रल बैंक्स गोल्ड लेने के लिए आ गया। अभी तक क्या हुआ, चाइनीज पीपल बैंक ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया, Brazil, some of the larger central banks were procuring gold as an alternative to dollar. So abhi to even African smaller central banks are trying to buy 2 tons. आपको अक्टूबर नंबर्स में आपको दिखेगा वो सब. So I think when this is a शुरुआत, इनका अफ्रीकन सेंट्रल बैंक्स का जो accumulation है अभी तो शुरुआत हुआ है. एंड आप ये मान लीजिए कि एंड दीज आर द बायर्स हु आर नॉट गोइंग टू गेट आउट सून. दीज आर नॉट इन्वेस्टर्स, दे आर नॉट ट्रेडर्स, राइट? सो मेरे हिसाब से ये जो तेजी है, ऑफ कोर्स देयर इज अ करेक्शंस का गुंजाइश तो हमेशा रहेगा. 10-15% कभी भी करेक्शंस हो सकता है, बट डेफिनेटली इन एन अनचार्टेड टेरिटरी अगेंस्ट द ट्रेंड तो जाना ही नहीं चाहिए. एंड कीप द मोमेंटम गोइंग ऑन, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 इज गोइंग टू बी ग्रेट. And again, after the Fed chairman being changed, मतलब रिटायर हो जाएगा मई के बाद, then जो है we should be actually taking a fresh outlook on how the interest rates are going to pan out. किशोर, जैसे आपने कहा 15-20% की प्रॉफिट टेकिंग शायद यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकती है, क्या चांदी में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की एक्सपेक्टेशन है? 140% की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली आपको लगता है आएगी, या फिर जैसे आपने कहा अभी भी लोग खरीद ही रहे हैं लेकिन फंड्स ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं, फैमिली हाउसेस ले रहे हैं, रिटेल ले रहा है, समवेयर समबडी कोई मुनाफा वसूली करेगा, तब क्या होगा? I think again, Manisha, I think I would like to answer this question in two parts. One is that in silver especially, funds, family offices and large institutions actually delay हो चुके हैं. Actually they have entered late. Generally they are the first ones to enter. Retail is the generally last one to enter. But in silver, this time it happened little inverted. Actually most of the retail and the smaller people were always there in silver, but the institutions started entering silver in the fag end of it. Actually $58-59 के बाद, actually 50 के बाद actually वो जो interest build हुआ था. I keep talking to many large institutions overseas, and many of the people actually started entering in the last 3, 4, 6 months. That's number one. Number two is that profit taking. So profit taking, especially in an institutional criteria, there has to be a reason to even taking profit actually, because one is that either I have a better opportunity than the current opportunity. अगर मेरे को इसको बेच के दूसरा लेना है तो वो वहां पे बहुत बड़ा opportunity होना चाहिए, या this opportunity has ended, the current rally has ended and there is a significant risk, which is, I think there is a lot of risk mitigation mechanisms available here, so people would like to go for kind of options and mitigate the risk, because there is no alternate options available at this point of time, because the kind of money which came into gold silver is hardly couple of percentage points in the global investable surplus. अभी भी आपको मैंने आई थिंक एक बार बोला था कि अगर ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स 2% से ज्यादा आपको गोल्ड, मतलब उनका जो डॉलर रिजर्व्स अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो आपको 2 साल का प्रोडक्शन चाहिए जो कंप्लीटली बुलियन का. सो द प्रॉब्लम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज देयर इज नो डेप्थ. व्हेन डेप्थ नहीं है और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो एनी इरेशनल प्राइस इज आल्सो जस्टिफाइड. ऑलराइट, तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत लोग बाद में यहाँ पर आए हैं और एज ऑफ नाउ मुनाफा वसूली आते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पर खरीद रहे हैं. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जब मैंने आपसे बात करनी शुरू करी किशोर, ये था कि इस रात की सुबह नहीं, यानी कि लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग नहीं है, डिस्काउंट है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे एज ऑफ नाउ फिजिकल बाइंग यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आ रही है. फाइनल चीज़, अब मोतीलाल ओसवाल ने, मुझे याद है इस साल की शुरुआत में कहा था चांदी 1 लाख पार, 2 लाख पार एंड अब यहाँ से किस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे? व्हाट इज 2026 सेइंग? 3 लाख पार? आई थिंक हमारा इनिशियल टारगेट था, अगर 1 साल के पहले क्या भाई आप हमारा जो लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स अगर पढ़ते थे तो $90 वाज आवर फाइनल डेस्टिनेशन. सो देयर वर मेनी पीपल रिसेंटली व्हेन आई वाज इन दुबई, सम ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स वर आस्किंग 90 क्यों, व्हाई नॉट $100? So I think whatever, so $90 was our call and we still stick by that. I think somewhere around 90 is where we see rally थोड़ा थकते हुए नजर आता है.
So $90 will roughly translate into India में अगर 2,70,000 2,75,000 given rupee dollar roughly around 90-91 के आसपास रहेगा तो I think that's where मतलब at least 270-275 probably वहाँ पे एक बार थकावट आपको नजर आ सकता है. ऑलराइट, और सोना कहाँ पे रुकेगा, थकेगा? सोना is a unique story. मेरे हिसाब से it's extremely difficult to predict at this point of time. 4,800 was our target on the dollar terms. 4,500 तो आ गया, 200-300 is nothing but मतलब 10% यहाँ से. Again, we have been conservative when this year started कि हम हमेशा बोल रहे थे सिल्वर ज़्यादा परफॉर्म करेगा, गोल्ड कम परफॉर्म करेगा एंड सिल्वर 35-40% अप होगा एंड सिल्वर गोल्ड 10-12% 15% रिटर्न्स देगा. Again, everything has surprised everyone also despite being right on the direction, but the quantum of the movement is always surprising in this era. I think on a technical front, 5,200 is possible. 4,800 is where we see some kind of resistance coming up. तो I think somewhere in Indian terms अगर देखेंगे तो आपको 140-148 के आसपास आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक stringent ये border 2026 के लेवल्स है, राइट किशोर? yes. See, यहाँ पे टाइम का प्रेडिक्ट करना I know. आई थिंक हमने सब सीख लिया है कि टाइम अपने हाथ में नहीं है. जैसे आपने कहा ये लाइफ टाइम साल रहेगा 2025, जिस तरह की तेजी हमने आते हुए देखी है शायद जनरेशंस ने ये नहीं देखा है. 1979 के बाद इस तरह की तेजी देखने को मिली है, लेकिन तब भी जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे वो बहुत अलग था. आज जिस तरह का बाजार है, जिस तरह की वेल्थ क्रिएशन है, इजी मनी है, ग्लोबल डेट है, बहुत डिफरेंट सिनेरियो में फिलहाल हम हैं और ग्लोबल बैंक्स इंस्टीट्यूशंस अभी भी यहाँ पर सोना चांदी खरीद रहे हैं. किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल्ड में हमें वो सोने चांदी के मेट्रिक समझाने के लिए. वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट. बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें कि सेकेंडरी मार्केट्स में एज ऑफ नाउ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यील्ड में करीबन 3 से 4 बेसिस पॉइंट हमने इसको ऊपर कारोबार होता हुआ देखा है. 10 साल के बेंचमार्क यील्ड की अगर बात करें तो 6.48% पर 2035 वाला जो बॉन्ड है वो 6.66 पर कल कारोबार करता हुआ नजर आया था. मार्च 18 के बाद ये सबसे ज्यादा कारोबार हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है और कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर यूएस यील्ड्स में बढ़त का है, साथ ही साथ रुपए में जो कमजोरी है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया. लेकिन आपके लिए अब कुछ आंकड़े प्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम बोर्सेस पे जिस तरह का कारोबार हुआ है उस पर नजर डालें तो एनएसई बीएसपी पे जिस तरह का कारोबार है, फ्राइडे को यानी कि 19 दिसंबर को ये करीब करीब यहाँ पर 13,500 करोड़ के आसपास था, जो मंडे को यानी कि कल 9,190 करोड़ रह गया. यानी कि कुछ गिरावट हमने यहाँ पर ओवरऑल वॉल्यूम्स में बोर्सेज में आते हुए देखी है. लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कारोबार देखें साल दर साल तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है. अब अगर ओवरऑल ट्रेडिंग नंबर्स यहाँ पर देखें तो FY 24-25 में ये 11.9 लाख थे. FY 26 में नवंबर तक का ये आंकड़ा ऑलरेडी पिछले साल को क्रॉस कर चुका है. 16.2 लाख के ऑलमोस्ट ट्रेड्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं. और अब जिस तरह का एनुअलाइज ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, अनुमान के तौर पर FY 25-26 में जो ओवरऑल ट्रेड्स हैं ये बढ़कर 24.3 लाख जाने की एक्सपेक्टेशन है. यानी कि ग्रोथ रेट यहाँ पर 100% से भी ज्यादा अनुमानित है. अब ओवरऑल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि सेकेंडरी मार्केट की वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ओवरऑल ट्रेड्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगी ही और वो हमने इन नंबर्स में आता हुआ देखा है. FY 24-25 में 17.1 लाख करोड़ का यहाँ पर ओवरऑल वॉल्यूम था, जो नवंबर FY 26 में ऑलरेडी 14.5 लाख करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आया है. और जिस तरह से यहाँ पर भी अनुमानित ग्रोथ है, माना जा रहा है कि जब तक करंट फिस्कल यानी FY 26 खत्म होगा ये नंबर बढ़कर 22.4 लाख करोड़ हो जाएगा. अब ओवरऑल ग्रोथ रेट अनुमानित यहाँ पर देखी जाए तो वो 31% नजर आती है और एनुअलाइज ग्रोथ रेट के हिसाब से माना जा रहा है कि FY 24 से 25 और 26 यहाँ पर बेहतर होने की उम्मीद है. काफी हद तक बॉन्ड जिस तरह से मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, काफी कुछ पुश है, तो क्लियरली आगे जाते हुए बॉन्ड मार्केट्स में पार्टिसिपेशन और नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपेक्टेशन है.